मेरी ट्रेन जब स्टेशन पर आई तब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं आसानी से अपनी सीट तक पहुंच जाऊं। बहुत दिनों बाद मैं यूं अकेले सफ़र करने जा रही थी। थोड़ी घबराहट हो रही थी। पता नहीं ट्रेन में कैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि आजकल ट्रेन में बहुत तरह के हादसे होते रहते हैं। इसी कारण मेरे मन में उथल-पुथल थी। उसने उन लड़कों के बारे में कितनी ही धारणाएं दिमाग में बना ली थी। क्या उसका डरना जायज़ था? जवान बेटी के साथ अकेले सफ़र करते रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट, जवान लड़कों के ग्रुप के कारण वह अपने को असुरक्षित महसूस हुआ। लगभग 3 वर्ष बाद मैं आगरा जा रही थी। आगरा मेरे लिए एक शहर ही नहीं, एक मंजिल है, क्योंकि वह मेरा मायका है। उस शहर में पाँव रखते ही जैसे मेरा बचपन लौट आता है। 10 दिन बाद भैया की बड़ी बेटी मोनी की शादी थी। मैं और शालिनी दोपहर की गाड़ी से जा रही थी। मेरे पति मनोज बाद में पहुंचने वाले थे। कुछ तो इन्हें काम की अधिकता थी, दूसरे इनकी तो ससुराल है। ऐन वक्त पर पहुंचकर अपना भाव भी तो बढ़ाना था। मेरी बात और है, मैंने सोचा था कुछ दिन वहाँ चैन से रहूँगी, सबसे मिलूँगी, बचपन की यादें ताज़ा करूँगी और कुछ भैया भाभी के काम में भी हाथ बटाऊँगी। शादी वाले घर में 100 तरह के काम होते हैं। अपनी शादी के बाद पहली बार मैं शादी जैसे अवसर पर मायके जा रही थी। माँ का आग्रह था कि मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊं। माँ पूरी बिरादरी को दिखाना चाहती थी आखिर उनकी बेटी कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है, या शायद दूर के रिश्ते की बुआ को दिखाना चाहती होगी जिनका लाया रिश्ता ठुकरा कर माँ ने मुझे जयपुर में ब्याह दिया था। पार्वती बुआ भी तो उस दिन से सीधे मुंह बात नहीं करती। मोनी के विवाह में जाने का मेरा भी चाव कुछ कम नहीं था। उस पर माँ का आग्रह। हम दोनों माँ बेटी ने बड़े ही मनोयोग से समारोह में शामिल होने की तैयारी की थी। हर मौके पर पहनने के लिए नई तथा आधुनिक पोशाक, उससे मैचिंग चूड़ियाँ, गहने, सैंडल और ना जाने क्या क्या जुटाया गया। पूरी उमंग और उत्साह के साथ हम स्टेशन पहुँचे। मनोज हमें विदा करने आए थे। हमारे सहयात्री कॉलेज के लड़के थे जो किसी कार्यशाला में भाग लेने आगरा जा रहे थे। हालांकि गाड़ी चलने से पहले वे सब अपने सामान के यहाँ वहाँ रख रखाव में ही लगे थे। फिर भी उन्हें देखकर मैं कुछ परेशान हो उठी। मेरी परेशानी शायद मेरे चेहरे से झलकने लगी थी, जिसे मनोज ने भांप लिया था। ऐसे में वे कुछ खुलकर तो कह ना पाए, लेकिन मुझे होशियार रहने के लिए कह गए। सही कारण था कि चलते चलते उन्होंने उन लड़कों से भी कुछ इस तरह से बात की जिससे यात्रा के दौरान माहौल हल्का फुल्का बना रहे। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। हम अपनी मंजिल के तरफ बढ़ने लगे। लड़कों में अपनी अपनी जगह तय करने के लिए छीना झपटी, चुहलबाजी शुरू हो गई। वैसे मुझे युवा पीढ़ी से कोई शिकायत नहीं रही, ना ही मैंने कभी अपने और उनमें कोई दूरी महसूस की है। मैं तो हमेशा घर परिवार के बच्चों और नौजवान की पसंद आंटी रही हूँ। मेरा तो मानना है कि नौजवानों के बीच रहकर अपनी उम्र के बढ़ने का एहसास ही नहीं होता। लेकिन उस समय में लड़कों की शरारतों और नोक-झोंक से कुछ परेशानी सी हो उठी थी। ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ गलत कर रहे थे। शायद मेरे साथ शालिनी का होना मुझे उनके साथ जुड़ने नहीं दे रहा था। कुछ आजकल के हालात भी मुझे परेशान किए हुए थे। देखने में तो सब भले घरों के लग रहे थे, फिर भी एक साथ 6 लड़कों का ग्रुप, उस पर किसी बड़े का उनके साथ ना होना, उस पर उम्र का ऐसा मोड़ जो उन्हें शांत, सौम्य तथा गंभीर नहीं रहने दे रहा था।
मैं भला परेशान कैसे ना होती। मेरा ध्यान मोनी की शादी, मायके जाने की खुशी और रास्ते के बाग बगीचों, खेत खलिहानों से हटकर बस उन लड़कों पर केंद्रित हो गया था। थोड़ी देर में हम उन लड़कों के नामों से ही नहीं, आदतों से भी परिचित हो गए। घुंघराले बालों वाला, सांवला सा, नाटे कद का कुंदन फिल्मों का शौकीन लगता था। उसके उठने बैठने में फिल्मी अंदाज था तो बातचीत में फिल्मी डायलॉग और गाने का पुट था। एक लड़के को सब राजू कहकर बुला रहे थे। यह उसके माता पिता का रखा नाम तो नहीं लगता था, शायद यह दोस्तों द्वारा किया गया नामकरण था। चुस्त दुरुस्त राजू चाल ढाल और पहनावे से खिलाड़ी लगता था। मंझली कदकाठी वाला इस ग्रुप का लीडर जान पड़ता था। नेवी कट बाल, लंबी और घनी मूछें और बड़ी बड़ी आँखों वाले इससे पूछे बिना लड़के कोई काम नहीं कर रहे थे। बिना मैचिंग की ढीली ढाली टी शर्ट पहने, बिखरे बालों वाला, बेपरवाह तबीयत वाला आकाश था जो हर समय च्युइंगम चबाता हुआ बोलचाल में इंग्लिश भाषा के शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था। मेरे पास बैठे लड़के का नाम कुणाल था। लंबा गोरा चिट्टा नज़र का चश्मा पहने वह नीली जींस और कीमती टी शर्ट में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। कुछ शर्मीले स्वभाव का पढ़ाकू सा लगने वाला कुणाल कान में ईयरफोन और एक हाथ में मोबाइल व दूसरे हाथ में एक इंग्लिश नॉवेल लेकर बैठा ही था कि आगे बढ़कर रोहित ने उसका नॉवेल छीन लिया। रोहित बड़ा ही चुलबुला, गोल-मटोल, हंसमुख लड़का था। हंसते हुए उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ते थे। रोहित पूरे रास्ते हंसता हंसाता रहा। पता नहीं क्यों मुझे लगा उसकी हंसी, उसकी शरारतें सब शालिनी के कारण है, इसलिए हंसना तो दूर, मेरी नज़रों का पहरा हरदम शालिनी पर बैठा रहा। मेरे ही कारण शालिनी बेचारी भी दबी घुटी सी तो खिड़की से बाहर झांकती रही या आंखें बंद करके सोने का नाटक करती रही। अपने हम उम्र उन लड़कों के साथ ना खुलकर हंस पाई, ना ही उनकी बातचीत में शामिल हो सकी। वैसे ना मैं ही ऐसी माँ और ना शालिनी ही इतनी पुरानपंथी लड़की है। वह तो हमेशा सशिक्षा में ही पढ़ी है। वह क्या कॉलेज में लड़कों के साथ बातचीत, हंसी मजाक नहीं करती होगी। फिर भी ना जाने क्यों, शायद घर से दूरी या अकेलेपन मेरे मन में असुरक्षा की भावनाओं को जन्म दे गया था। उसने परिचय के आदान प्रदान और बातचीत में मैंने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। मुझे लगा वे शालिनी तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ी बनाएंगे। उन लड़कों की बहानों से उठी नज़रें जब शालिनी से टकराती तो मैं बेचैन हो उठती। उस दिन पहली बार शालिनी मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़र आई और पहली बार मुझे बेटी की खूबसूरती पर गर्व नहीं, भय हुआ। मुझे शादी में इतने दिन पहले इस तरह जाने के अपने फैसले पर झुंझलाहट होने लगी थी। वास्तव में मायके जाने की खुशी में मैं भूल ही गई थी कि आजकल औरतों का अकेले सफ़र करना कितना जोखिम का काम है। वे सभी खबरें जो पिछले दिनों मैंने अखबारों में पढ़ी थी, एक एक करके मेरे दिमाग पर दस्तक देने लगी। कई घंटों के सफ़र में आमने सामने बैठे यात्री भला कब तक अपने आसपास से बेखबर रह सकते हैं। काफ़ी देर तक तो हम दोनों मुंह सीकर बैठी रही, लेकिन धीरे धीरे दूसरी तरफ से परिचय पाने की उत्सुकता बढ़ने लगी। शायद यात्रा के दौरान यह स्वाभाविक भी था। यदि सामने कोई परिवार बैठा होता तो क्या खाने पीने की चीज़ों का आदान प्रदान किए बिना हम रहती, और अगर सफ़र में कुछ महिलाओं का साथ होता तो क्या वे ऐसे ही अजनबी बनी रही। उन कुछ घंटों के सफ़र में तो हम एक दूसरे के जीवन का भूगोल, इतिहास, भूत वर्तमान सब बाँच लेती। चूँकि वे जवान लड़के थे और मेरे साथ मेरी जवान बेटी थी, इसलिए उनकी उठी हर नज़र मुझे अपनी बेटी से
टकराती लगती। उनकी कही हर बात उसी को ध्यान में रखकर कही हुई लगती। उनकी हंसी मजाक में मुझे छीटाकशी और ओछापन नजर आ रहा था। कुछ घंटों का सफ़र जैसे सर्दियों में फैल गया था। दोपहर कब शाम में बदली और शाम कब रात में बदल गई, मुझे खबर ही न हुई, क्योंकि मेरे अंदर भय का अंधेरा बाहर के अंधेरे से ज़्यादा घना था। हालांकि जब कोई स्टेशन आता, लड़के हमसे पूछते कि हमें चाय पानी या किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उन्होंने शालिनी को गुमसुम बैठे बोर होते देखा तो अपनी पत्रिकाएं भी पेश कर दी और वे अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए। जब जब उन्होंने कुछ खाने के लिए पैकेट खोलते तो बड़े आदर से पहले हमें ऑफ़र किया। हालांकि हम हमेशा मना करती रही। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि जब आपत्ति करने लायक कोई बात नहीं तो मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं क्यों सहज नहीं हो जाती। लेकिन तभी मन के किसी कोने में बैठा भय फन फैला देता, कहीं मेरी जरा सी ढील बात को इतनी दूर ना ले जाए कि मैं उसे समेट ही ना सकूं। मैं तो पल पल यही मना रही थी कि यह सफ़र ख़त्म हो और मैं खुली हवा में सांस ले सकूं। बनारस स्टेशन आने वाला था। गाड़ी वहाँ कुछ ज़्यादा देर के लिए रुकती है। डब्बे में स्वाभाविक हलचल शुरू हो गई थी। तभी एक अजीब सा शोर कानों में टकराने लगा। गाड़ी की रफ्तार धीमी हो गई थी। स्टेशन आते आते बाहर का कोलाहल कर्णभेदी हो गया था। हर कोई खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश कर ही रहा था कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ लगी। बाहर का दृश्य सन्न कर देने वाला था। हजारों लोग गाड़ी के पूरी तरह रुकने से पहले ही उस पर टूट पड़े थे, जैसे शेर शिकार पर झपटता है। स्टेशन पर चीख पुकार, झगड़ा लड़ाई, गाली गलौज, हर तरफ आतंक का वातावरण था। इससे पहले कि हम कुछ समझते, बीसियों लोग डब्बे में चढ़कर हमारी सीटों के आसपास यहाँ वहाँ जुटने लगे, जैसे गुड़ की डाली पर मक्खियाँ चिपकती चली जाती है। वह स्टेशन नहीं, मानो मनुष्य का समुद्र का बंधा हुआ बांध था, जो गाड़ी के आते ही प्लेटफॉर्म पर सिर ही नजर आ रहे थे। तिल रखने को भी जगह नहीं थी। कई सिर खिड़कियों से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। शालिनी ने घबराकर खिड़की बंद करनी चाही तो कई हाथ अंदर आ गए, जो सब कुछ झपट लेना चाहते थे। शालिनी को पीछे हटाकर राजू और कुंदन ने खिड़कियां बंद कर दी। पलटकर देखा तो कुणाल, रोहित और हंसराज तीनों अंदर घुस आए। आदमियों के तेवर को खदेड़ने में लगे थे। किसी को धकिया रहे थे तो किसी को हाथापाई हो रही थी। आकाश ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी सारा सामान बंद खिड़कियों के पास इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़कों को उन धोती कुर्ताधारी निपट देहातियों से उलझते देखकर जैसे ही मैंने हस्तक्षेप करना चाहा तो हंसराज और राजू एक साथ बोल उठे, आंटी जी, आप दोनों निश्चित होकर बैठिए, बस जरा सामान पर नज़र रखिएगा, इनसे तो हम निपट लेंगे। तब याद आया कि सुबह आगरा में एक विशाल राजनीतिक रैली होने वाली थी, जिसमें भाग लेने यह सारी भीड़ आगरा आ रही थी। लगता था जैसे रैली के उद्देश्य और उसकी ज़रूरत से उसमें भाग लेने वाले अनभिज्ञ थे। ठीक वैसे ही उस रैली के परिणाम और इससे आम आदमी को होने वाली परेशानी से रैली के आयोजक भी अनभिज्ञ थे। पूरी गाड़ी में लूटपाट और जंग छिड़ी थी, जैसे वह गाड़ी न होकर शोर और दहशत का बवंडर था, जो पटरियों पर दौड़ता चला जा रहा था। लड़कों का पूरा ग्रुप हम दोनों माँ बेटी की हिफाजत के लिए डट गया था। एक मजबूत दीवार खड़ी थी हमारे और अनचाही भीड़ के बीच।
उन छहों की तत्परता, लगन और निष्ठा को देखकर मैं मन ही मन उस पल शायद मेरा अपना बेटा भी होता तो क्या इस तरह अपनी माँ और बहन की रक्षा कर पाता। बनारस से आगरा तक के उस कठिन सफ़र में वे ना बैठे, ना उन्होंने कुछ खाया पिया। इस बीच वे अपनी शरारतें, चुहलबाजी, फिल्मी अंदाज सब कुछ भूल गए थे। उनके सामने जैसे एक ही उद्देश्य था, हमारी और सामान की हिफाजत में। आत्मग्लानि की दलदल में धंसती जा रही थी। इन बच्चों के लिए मैंने क्या धारणा बना ली थी, जिसके कारण मैंने एक बार फिर इनसे ठीक व्यवहार नहीं किया, एक बार भी इनसे प्यार से नहीं बोली, ना ही इनके हास परिहास या बातचीत में शामिल हुई। क्या परिचय दिया मैंने अपनी शिक्षा, अनुभव, सभ्यता तथा संस्कारों का, और बदले में इन्होंने इतना दिया, इतना शिष्ट सम्मान तथा सुरक्षा। उन दिन पहली बार एहसास हुआ कि वास्तव में महिलाओं का अकेले यात्रा करना कितना असुरक्षित है। साथ ही एक सीख भी मिली कि कम से कम शादी ब्याह तय करते हुए या यात्रा पर निकलने से पहले हमें शहर में होने वाली राजनीतिक रैलियों, जलसे, जुलूसों की जानकारी भी लेनी चाहिए। उस दिन महिलाओं के साथ घटी दुर्घटनाएं अखबारों के मुख्य पृष्ठ व टेलीविज़न चैनलों की सुर्खियां बनकर रह गई। कुछ घटनाओं को तो वहां भी जगह नहीं मिल पाई। आगरा स्टेशन का हाल तो उससे भी बुरा था। प्लेटफार्म तो जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। सामान, बच्चे, महिलाओं को लेकर यात्री उस भीड़ से निबट रहे थे। चीख पुकार मची थी। भीड़ स्टेशन की दुकानें लूट रही थी। दुकानदार अपना सामान बेचने में लगे थे। प्रलय सा आतंक हर यात्री के चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहा था। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। इतना सारा कीमती सामान और साथ में खूबसूरत जवान बेटी, उस पर ऐसी भीड़ जिसकी कोई नैतिकता ना, सोच बस एक उन्माद होता है। वैसे तो भैया हमें लेने स्टेशन आए हुए थे, लेकिन उस भीड़ में हम उन्हें कहाँ मिलते। उस भीड़ में तो सामान उठाने के लिए कुली भी ना मिल सका। उन लड़कों के पास अपना तो मात्र एक एक बैग था। अपने बैग के साथ राजू ने हमारी बड़ी अटैची ले ली। छोटी अटैची मेरे मना करने पर भी कुणाल ने ले ली। हालांकि उसमें पहिए लगे हुए थे तो परेशानी की बात नहीं थी। शालिनी के पास की बोतल तथा मेरे पास मात्र मेरा पर्स रह गया। हमारे दोनों बैग भी हंसराज और कुंदन के कंधों पर लटक गए थे। उन सब ने भीड़ में एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक घेरा सा बना लिया, जिसके बीच हम दोनों चल रही थी। उन्होंने हमें स्टेशन से बाहर ऐसे सुरक्षित निकाल लिया जैसे आग से बचाकर निकाल लाए हो। मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं थे। उस दिन अगर वे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना सोचने मात्र से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने जब उनका आभार प्रकट किया तो उन्होंने बड़े ही सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा था, क्या बात करती हैं आप, यह तो हमारा फर्ज था। दिल से मैंने उन्हें मोनी की शादी में शामिल होने की दावत दी, लेकिन उनका आना संभव नहीं था, क्योंकि वे मात्र 4 दिनों के लिए आगरा एक कार्यशाला में शामिल होने आए थे। उनके लिए 10 दिन रुकना असंभव था। फिर भी एक शाम हमने उन्हें खाने पर बुलाया, सबसे उनका परिचय करवाया। वह मुलाकात बहुत ही सहज, रोचक और यादगार रही। सभी लड़के सुशिक्षित, सभ्य तथा मिलनसार थे। हम लोग अक्सर युवा पीढ़ी को गैर जिम्मेदार, संस्कार विहीन तथा दिशा विहीन कहते हैं, लेकिन हमारा ही अंश और हमारे ही दिए संस्कारों को लेकर बड़ी हुई यह युवा पीढ़ी
भला हमसे अलग सोच वाली कैसे हो सकती है। ज़रूर उन्हें समझने में कहीं ना कहीं हमसे ही चूक हो जाती है। दोस्तों, समय बदल रहा है और समय के साथ साथ बहुत तरह की आपराधिक घटनाएं आज के समय में आम हो गई है। खासकर जब कोई महिला ट्रेन में अकेले सफ़र करती है तो उनके साथ होने वाली कई मामले सामने आते हैं। हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए और सचेत रहना चाहिए ताकि हमारे साथ किसी भी तरह की आपराधिक घटनाएं ना हो सके। और अगर हमें यह एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है तो फ़ौरन आरपीएफ को सूचित करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।